स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो भी आपके 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे कि 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर की वीडियो को मैंने आप लोगों को कुल मिला के 5 पार्ट्स में समझाया है, मतलब 5 पार्ट में आप लोगों को पूरे चैप्टर को समझाया गया है और वो भी एनिमेशन के थ्रू, है ना। तो आप सभी से यार निवेदन है कि आप सभी क्या करें, सबसे पहले इन 5 वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर 5 वीडियो को आप देख लेंगे ना तो आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को नहीं भी देखेंगे ना तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए आप पहले क्या करें, इन 5 ही वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा गया है। अब देखिए इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि कई बार क्या होता है ना, आपके हिस्ट्री के एग्जाम में या पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वही है, उसका आंसर भी सेम ही होना है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया इस वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं कि जो मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है कि भाई मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब कई बार इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण नियोजित ढंग से किया गया, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हड़प्पा सभ्यता का ये केंद्र था ना मोहनजोदड़ो, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, नगरों का निर्माण नियोजित ढंग से किया गया था। क्या आप इसका कथन से सहमत है? तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तरीके से 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट दिया गया बस्तियों का विभाजन, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि जो बस्तियों का विभाजन जो किया गया था वो दो भागों में किया गया था। एक तो आपका निचला शहर था, ठीक है, और निचला शहर जो था वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, और दूसरा था दुर्ग जो कि बहुत ही छोटा होता था लेकिन ऊपर बनाया जाता था, ऊंचाई पे बनाया जाता था, जिसको हम दुर्ग बोलते हैं ना। तो इस तरीके से बस्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ हेडिंग लिख रखा है। बाकी इसका अगर आप एक तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इसको आप विस्तृत रूप में चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, नोट्स को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे अभी नोट्स 1-2 दिन में ही डालूंगा मैं, थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि नोट्स पे अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। तो नोट्स बन जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन उस नोट्स में भी ऐड आपको मिलेंगे। अब देखिए हम पहले पॉइंट की बात कर लिए, दूसरा पॉइंट बताया गया है चबूतरों का निर्माण। अब देखिए हड़प्पावासी क्या करते थे, घरों को बनाने से पहले क्या बनाते थे, चबूतरा बनाते थे। अब ये चबूतरा क्या काम करते थे, घर को मजबूती प्रदान करते थे, यानी कि नींव का कार्य किया करते थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया समान आकार के ईंटों का प्रयोग करते थे घर को बनाते समय, है ना। और ईंटें 2 तरीके से बनाई जाती थी, या तो धूप में सुखा के बनाई जा सकती थी या फिर भट्टी में पका के बनाई जा सकती थी, है ना। इसके अलावा नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था हड़प्पावासियों ने, जिसमें क्या था कि भाई गलियों को और नालियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और ये गलियाँ और नालियाँ क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए निकलती थी, है ना। 90 डिग्री का कोण बनता था हर कोने पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड पद्धति। और पहले गलियों के साथ नालियों को बनाया गया था, ठीक है। पहले गलियों के साथ क्या बना दिया, नालियों को बना दिया, और उसके आसपास फिर मकान बनाए जाते थे। इस तरीके से नालियों का निर्माण वहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ये आपको चौथे पॉइंट में बताना है। उसके बाद हम अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो 5वां पॉइंट बताया गया आवासीय भवन का निर्माण। जो हड़प्पा सभ्यता का जो निचला शहर था ना, निचले शहर में क्या किया गया था, आवासीय भवनों का विस्तार किया गया था, आवासीय भवन बनाए गए थे। आवासीय भवन यानी कि जहाँ पे लोग रहते होंगे। तो आवासीय भवन के अगर हम बीच की बात करें तो आवासीय भवन के बीच में क्या होता था, आंगन होता था, और आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए या फिर कटाई करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। उसके बाद 6वां पॉइंट बताया गया है एकांतता को महत्व। भाई हड़प्पावासी क्या करते थे, गोपनीयता को भी बना के रखते थे। अपने घर को बनाते समय जो घर की जो गोपनीयता है उसको बना के रखे, इसलिए कुछ विशेष प्रकार से क्या करते थे, अपने घरों को बनाया करते थे। और एकांतता को महत्व देने के लिए क्या करते थे, मान लो कि भूमि तल से सटी हुई जो भी दीवार है ना, भूमि तल से सटी हुई दीवार है, तो उसमें क्या करवाते थे, वो खिड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं बनवाते थे, ठीक है। और मुख्य द्वार जो होता था, यानी कि जो मेन गेट होता था ना घर का, मेन गेट इस तरीके से बनवाते थे कि मेन गेट के माध्यम से सीधे घर के आंतरिक भाग को या फिर आंगन को नहीं देखा जा सकता था, ठीक है। उसके बाद हम 7वें पॉइंट की बात करेंगे। 7वां पॉइंट है कुओं का निर्माण।
हड़प्पावासी कुओं का निर्माण भी एक विशेष प्रकार से किया करते थे। कुओं का निर्माण ऐसे स्थान पे करवाते थे जहाँ पे राहगीर यानी कि राह में चलने वाले जो व्यक्ति है आसानी से पहुँच सके और इसमें से पानी पी सके, है ना। और मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या मिली है वो टोटल 700 कुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से पाई गई है, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट बताया गया है दुर्ग, यानी कि यहाँ पे माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग वाला इलाका था ना, जो ऊंचाई पे बनाया गया था, वहाँ से 2 सार्वजनिक संरचनाएं मिली। एक तो आपका माल गोदाम था जिसको स्टोर यहाँ पे क्या आता था कि सामान को स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। अब ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं क्योंकि इसकी ज़्यादातर संरचना जो थी वो लकड़ियों की बनी हुई थी, ठीक है। हम विशाल स्नानागार की बात करें तो ये एक सार्वजनिक स्नानागार था जिसका प्रयोग सभी लोग स्नान करने के लिए हड़प्पा सभ्यता में करते थे। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित जल निकासी प्रणाली थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको हड़प्पा वासियों की जल निकासी व्यवस्था को बताना है ना। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता थी वो उनकी नियोजित जल निकासी की व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको समझाना है। अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरे तरीके से पूछा जाएगा उसमें रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था, जो नालियाँ बनाई जाती थी वो किस प्रकार से बनाई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो तीसरे प्रकार से जो क्वेश्चन आता है वो है कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी साफ़ सफाई को पसंद करते थे, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो साफ़ सफाई के लिए उन्होंने क्या किया था, जो नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था ना, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपको समझाना है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं हम। देखिए हड़प्पा वासियों ने क्या, और जो हड़प्पा वासी के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, अब मतलब अपने नगरों से गंदे पानी को निकालने के लिए एक तरीके से नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपना रखा था, ठीक है। नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था जिसमें क्या था कि भाई गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों का जो निर्माण था वो बिल्कुल नियोजित ढंग से किया गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या था कि भाई गलियों को और नालियों को कौन सी पद्धति में बनवाते थे, ग्रिड पद्धति में बनवाते थे। अब ये गलियाँ और नालियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ग्रिड पद्धति मतलब आप समझते होंगे, शायद मैंने आपको समझाया भी था कि भाई ग्रिड पद्धति में क्या होता है, मान लो कि एक गली इस तरीके से आ रही है, उसके साथ एक नाली आएगी, ठीक है, ऐसे, और इसी तरीके से इधर से भी एक गली आएगी, उसके साथ साथ नालियाँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों दिशा में क्या हुआ है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिसको हम समकोण बोलते हैं और इसको ग्रिड पद्धति बोला जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा वासी गलियों और नालियों का निर्माण कौन सी पद्धति में करवाते थे, ग्रिड पद्धति में करवाते थे। और इसके अलावा पहले उन्होंने क्या किया, पहले गलियों के साथ नालियों का निर्माण करवाया और फिर उसके आसपास भवनों का निर्माण होता था। मतलब ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले घर तो बना लिए है, नालियों का आता पता नहीं है, ये चीज़ें हड़प्पा वासी नहीं करते थे। पहले गलियों को बना लिया और नालियों को भी बनवा दिया, उसके बाद ही फिर भवन निर्माण कार्य होता था, घरों का निर्माण होता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें समझाना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके बताइए, ठीक है। निर्वाह के तरीके आपको इसमें समझाने हैं। निर्वाह मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और उसके बाद हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को इतिहासकारों ने किस प्रकार से एक नया दिशा प्रदान किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझाना है कि भाई हड़प्पा वासियों के जो निर्वाह के तरीके थे उसके बारे में इतिहासकारों ने किस तरीके से जानकारी एकत्रित किया, ठीक है। तो इसमें आपको सेम ही आंसर बताना है, थोड़ा सा अलग कर देना है। बाकी आप जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सेम लिख देंगे, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में आप यही उत्तर लिखें तो सही रहेगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके की बात करें तो भाई पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। मछली उनका मुख्य आहार था। जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे। जानवरों में भेड़, बकरी, सूअर, घड़ियाल, भैंस, इन जानवरों का नाम भी आप बताएंगे। अब देखो इन जानवरों के बारे में जो जानकारी जुटाया, जिन विद्वानों ने जानकारी जुटाया तो उनको हम बोलते हैं पूरा प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है। अब पूरा प्राणी वैज्ञानिक ऐसे पुरातात्विदों को हम कहते हैं जो जीव जंतुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उनको हम पूरा प्राणी वैज्ञानिक कहते हैं। और इसके अलावा अनाज का भी इस्तेमाल करते थे। अनाज के इस्तेमाल में हम गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, बाजरा, तिल, इन सभी का नाम आप बता सकते हैं। बाजरे के दाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई ये जो अनाज के दाने के बारे में जो जानकारी देने का जो काम करते हैं जो विद्वान, उनको हम क्या बोलते हैं, पुरा वनस्पतिज्ञ, है ना। जो पुराने समय के जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में जो जानकारी हमें देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुरा वनस्पतिज्ञ। और इन दोनों ही विद्वानों ने क्या किया है, एक तो जीव पुरातात्विद है या फिर पूरा प्राणी वैज्ञानिक है और दूसरे पूरा वनस्पतिज्ञ। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे आंसर इसमें बता देने हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा वासी
कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कौन सी नीति अपनाते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि भाई जो हड़प्पावासी थे वो कुशल शिल्प उत्पादक थे, है ना, अच्छे तरीके से हाथों से चीज़ों को बनाते तो थे, लेकिन उनको बहुत चीज़ों को बनाते समय ना बहुत सारे कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। अब कच्चे माल को मंगाने के लिए वो कुछ नीतियाँ अपनाते थे, उन नीतियों के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। देखिए, हड़प्पावासी कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो पहली नीति अपनाते थे वो था बस्तियाँ स्थापित करना। हड़प्पावासियों ने उन स्थानों पे अपनी बस्तियाँ स्थापित की थी जहाँ से वो आसानी से कच्चे माल को मंगा सकते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रखा भाई नागेश्वर है और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट से क्या मंगाते थे, शंख मंगाते थे। यहाँ पे आपको शंख का चित्र भी दिख रहा है ना, शंख का चित्र दिख गया आपको। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मंगाते थे। इसके अलावा जो अफगानिस्तान का जो सोर्दुगई नामक जगह था ना, वहाँ से लाजवर्द मणि या जो कीमती जो मणि होता था ना, नील मणि जिसको बोलते हैं, वो मंगाया करते थे। कहाँ से, अफगानिस्तान के सोर्दुगई नामक स्थान से। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे गुजरात का बड़ौच नामक स्थान देखेंगे तो यहाँ से कार्नेलियन मंगाया करते थे। ठीक है, और दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत और जो उत्तरी गुजरात है वहाँ से क्या मंगाते थे, सेलखड़ी मंगाते थे। सेलखड़ी आपको पता है बहुत ही मुलायम पत्थर होता था, है ना, जितनी भी हड़प्पाई मोहरें थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से ही बनी होती थी। इसके अलावा आप अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ से बहुत सारे धातुओं को मंगाया करते थे। तो ये तो हो गया आपका बस्तियाँ स्थापित करना। इसके अलावा कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो दूसरी नीति अपनाई जाती थी वो था अभियान भेजना। अब देखो, अभियान भेजने का मकसद क्या होता था, अभियान भेजने के माध्यम से क्या करते थे, हड़प्पावासी स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे। जो दूसरे जगह के लोग हैं या कहीं दूसरी जगह के एक तरीके से बस्तियां हैं या लोग हैं, वहाँ पे क्या करते थे, अभियान भेजकर वहाँ से संपर्क स्थापित कर लिया और फिर कच्चे माल की प्राप्ति करते थे। अब अभियान भेजकर उन्होंने क्या किया, राजस्थान के खेतरी अंचल नामक जगह से तांबा मंगाया। ठीक है, और दक्षिणी भारत जो है, दक्षिणी भारत आपको पता है भाई शुरू से सोने के लिए प्रसिद्ध रहा है, वहाँ से सोना मंगाते थे दक्षिण भारत से। तो ये दो जगह पे अभियान भेजकर कच्चे माल की प्राप्ति हड़प्पावासियों ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे को उम्मीद है कि आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया। हम पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत है ना यार, कमेंट में बताओ, ठीक है ना, कमेंट में आप बता देना भैया इस क्वेश्चन को आपने सही से नहीं समझाया, आप दोबारा समझा दे। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको कमेंट में ही इसका आंसर सेंड कर दूं, या फिर आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पाँचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा वासियों का विदेशी संबंध बताना है आपको, है ना, विदेशी संबंध यानी कि दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाए थे उन्होंने, उसके बारे में आपको समझाना है। उसके बाद क्या हड़प्पा वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए थे। जो हड़प्पावासी थे उन्होंने क्या सुदूर क्षेत्र यानी कि बाहरी क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए थे, तो बिल्कुल किए थे भाई, अभी हम आगे समझ जाएंगे। उसके अलावा इसी क्वेश्चन को जो तीसरे तरीके से पूछा गया है वो ये है कि भाई हड़प्पावासियों का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध का वर्णन कीजिए। ये पश्चिमी एशिया, अब जैसे एशिया का मैप आप देखेंगे यहाँ पे आपको पश्चिमी एशिया के साथ हड़प्पावासियों का व्यापारिक संबंध बताना है। तो आप पहले मैप को देख लें, जैसे कि ये मैप है, अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये इंडिया आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ओमान है, ठीक है, और आपको इराक और ईरान, इधर आपको इराक और ईरान दिख जाएंगे। तो इराक और ईरान, आपको पता है कि इराक जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था प्राचीन समय में, ठीक है। और हड़प्पावासियों ने ओमान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे और एक तरीके से मेसोपोटामिया के लोगों के साथ भी व्यापारिक संबंध उन्होंने बनाए थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है। देखिए हड़प्पावासियों के विदेशी संबंध में जो हम पहला पॉइंट बताते हैं वो है कि हड़प्पावासी जो तांबा मंगाते थे ना, तांबा कहाँ से मंगाते थे भाई, तांबा मंगाते थे ओमान से, ठीक है। और इस बात की पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं, इस बात का पता हमें कैसे चला कि भाई हड़प्पावासी तांबा ओमान से मंगाते थे। तो ओमानी जो तांबा है और जो हड़प्पाई तांबा है, दोनों में ही कौन से अंश मिले हैं भाई, निकल के अंश मिले हैं। कौन से अंश मिले, निकल के अंश, जो इस बात की पुष्टि करती है। इसके अलावा एक हड़प्पाई मर्तवान है जो कि कहाँ से पाया गया, ओमान से पाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मर्तवान को काली मिट्टी का पर चढ़ाया गया इस पर, है ना, मर्तवान यानी कि मिट्टी का बर्तन। अब एक काली मिट्टी का जो बर्तन है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई तरल पदार्थों को लाने ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा, जो अनुमान जो लगाया गया उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि भाई मेसोपोटामिया के ग्रंथ में हड़प्पाई क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। जैसे कि मेलुआ एक हड़प्पाई क्षेत्र है और मेलुआ के लिए मतलब हड़प्पा सभ्यता के लिए वो मेलुआ शब्द का इस्तेमाल करते थे। और मेसोपोटामिया जो है एक तरीके से इसी हड़प्पा सभ्यता का समकालीन है ना, उसी समय इसका भी विकास हुआ था, लगभग हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चौथा पॉइंट बताएंगे इसमें कि भाई कई हड़प्पाई मोहरों पर नाव और जहाज के चित्र मिले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक मोहर देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप इस शेप में देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से ये ऐसे क्या बन गया, ये नाव है ना। तो नाव का चित्र है इस मोहर पे, जो इस बात को दर्शाता है कि भाई नाव का या जहाज का इस्तेमाल दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए हड़प्पावासी करते थे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको हड़प्पावासियों के विदेशी संबंध में बताने हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। क्या आप इस कथन से सहमत है? भाई बिल्कुल सहमत है। हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है क्योंकि इसका अर्थ अभी तक विद्वान निकाल ही नहीं पाए हैं। और इसमें जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है वो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों ही क्वेश्चन देखो। इस जो पहला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें दिया गया है कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। क्या आप इसके कथन से सहमत है? तो सिर्फ रहस्यमय के बारे में आप थोड़ी नहीं बताएंगे, पूरी हड़प्पाई लिपि के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, और नीचे का तो भाई सिंपल क्वेश्चन पूछा है हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, हड़प्पाई लिपि की विशेषता बता देनी है। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना तो पहला हेडिंग आप रहस्यमय लिपि के बारे में ही बताएं थोड़ा सा, उसके बाद आप जो भी पॉइंट आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। तो देखिए हड़प्पाई लिपि की जब हम बात करते हैं तो जो पॉइंट्स आपको बताने हैं उसमें पहला पॉइंट बताएंगे रहस्यमय लिपि है क्योंकि इस लिपि का अर्थ अभी तक विद्वान नहीं निकाल पाए हैं। दूसरा पॉइंट है चित्रमय लिपि क्योंकि इसमें हर चीज़ को चित्रों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे है ना, ये हड़प्पाई लिपि का एक चित्र है। तो इसमें हर एक शब्द को ना चित्रों के माध्यम से समझाया जाता था। ये वर्णमय लिपि नहीं थी, जैसा कि हमारी जो लिपि है वो वर्णमय लिपि है ना, हम वर्णों के माध्यम से क्या करते हैं, शब्दों को लिखते हैं। लेकिन ये एक चित्रमय लिपि थी। इसके अलावा चिन्हों की संख्या की बात करें तो 375 से लेकर 400 यहाँ पे चिन्हों की संख्या इस लिपि में थी। जो सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है हड़प्पा सभ्यता से उसमें कितने चिन्ह थे, 26 चिन्ह मिले थे। ठीक है, उसके बाद हम आखिरी पॉइंट की बात करें तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी ये लिपि। कौन सी दिशा में लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर। दाईं यानी कि जो हमारा जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की तरफ से लिखना स्टार्ट करते थे और उल्टे हाथ की तरफ ख़त्म करते थे। ठीक है, इस तरफ ख़त्म होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर की तरफ ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं भाई, तो हम एक तरीके से बाईं ओर से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, है ना। तो हड़प्पाई लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वें की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। वैसे तो आसान बहुत है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो नंबर सबके फिक्स ही है। देखो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो भाई हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय काल है ना। ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। अब 1900 ईसा पूर्व आते आते तक क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, खात्मा हो गया। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ भाई, बहुत सारे कारण है भाई, बहुत सारे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हुआ, है ना, वनों की कटाई की गई बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत सारी नदियाँ सूख गई या उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। ठीक है, भूमि का अत्यधिक उपयोग किया गया जिससे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, भूमि बंजर हो गए। इसके अलावा अत्यधिक बाढ़ आया जिसमें कि बहुत सारी बस्तियाँ डूब गई, भूकंप आया। ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट पुरा वस्तुओं का समाप्त होना, जैसे कि जो बाट है, मोहरे है, वो सब खत्म हो गई। लंबी दूरी वाले व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। लंबी दूरी वाले व्यापार नहीं हो पा रहे थे, जो हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती थी उसकी जो नॉलेज थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता के अंत के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जॉन मार्शल कौन थे। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉन मार्शल के बारे में बताना है भाई। देखो जॉन मार्शल की अगर हम बात करते हैं ना, और देखो इसमें 2 क्वेश्चन है एक तरीके से। सबसे पहले तो जॉन मार्शल के बारे में आपसे पूछा है और दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में इनका विशेष योगदान क्या था। तो देखिए जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। कहाँ से अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए थे, तो यूनान और क्रीट से अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए थे। ठीक है, और भारत में कार्य करने वाले ये पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। एक तो भाई यूनान और क्रीट से अपने अनुभव लेकर आए थे, यहाँ से स्टडी किया था इन्होंने, और भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक। पेशेवर मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जिनका पेशा ही यही था, खनन कार्य करना, ठीक है, और उसके माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी जुटाना। अब इन्होंने क्या, इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान है, तो भाई इन्होंने क्या किया, 1924 में सिंधु घाटी के बारे में पूरी दुनिया को बताया। मतलब 1924 में ऐलान कर दिया कि हमने क्या किया है, सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज कर ली है। तो इस खोज के बारे में पूरी दुनिया को बताने का काम किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। 2 भारतीय पुरातात्विक थे, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, उनके सपोर्ट के साथ, उनके सपोर्ट में एक तरीके से इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जनरल कनिंघम कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जनरल कनिंघम कौन थे तथा उनके एक तरीके से भ्रम को भी समझाइए। ठीक है, उनके भ्रम को भी समझाना है आपको। सबसे पहले जनरल कनिंघम की बात कर लेते हैं भाई, थे कौन ये, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की ये भी डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन पहले थे, प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है,
भारतीय पुरातत्व का इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 स्रोत का इस्तेमाल किया। एक तो भाई 4वीं से 7वीं सदी में कुछ चीन से बौद्ध तीर्थयात्री भारत की यात्रा करने आए थे, उन्होंने कुछ वृत्तांत लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, उससे इन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। इसके अलावा अभिलेखों का भी अध्ययन किया, बहुत सारे अभिलेखों को एकत्रित किया और उन अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। अब देखिए इनका भ्रम क्या था, भ्रम में डूबे हुए थे। अब इनका भ्रम ये था, ये मानते थे कि भाई जो भारतीय सभ्यता है उसका विकास कौन सी नदी के आसपास हुआ है, गंगा घाटी के आसपास हुआ है, गंगा नदी के आसपास हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है कि भारतीय सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु नदी के आसपास हुआ है ना। तो यही कनिंघम का भ्रम था। ठीक है, आगे आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपको बताना है हड़प्पावासियों की धार्मिक विशेषता, कि क्या हड़प्पावासी किसी देवी देवता की आराधना करते थे। बिल्कुल करते थे भाई। देखो हड़प्पावासी मातृ देवी की पूजा करते थे। उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं कि साक्ष्य के रूप में हमें एक महिला की मूर्ति मिली है जो कि आभूषण से लदी हुई पाई गई है, और इसको इतिहासकारों ने मातृ देवी की संज्ञा दी है। दूसरी तरफ शिव की पूजा भी करते थे भाई। ये देखो शिव, जैसे यहाँ पे आप इस मोहर को सही से देखोगे ना तो एक आलथी पालथी मारे हुई एक व्यक्ति आपको दिख रहा है ना। ये देखो सींग ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसको किसकी संज्ञा दी गई है भाई, इसको शिव की संज्ञा दी है। विद्वानों ने इस व्यक्ति को शिव की संज्ञा दी है, क्योंकि इसके चारों तरफ आप जानवर भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए जानवर है, बहुत सारे जानवर इधर आपको दिख रहे हैं, इधर भी आपको जानवर वगैरह दिख रहे हैं। तो इसको इतिहासकारों ने शिव की संज्ञा दी है, जो इस बात को दर्शाता है कि भाई शिव की पूजा भी हड़प्पावासी करते थे। आप तीसरा पॉइंट बता सकते हैं प्रकृति की पूजा। बहुत सारे मोहरें मिली है जिस मोहरे पे पेड़ में धागे वगैरह लपेटे हुए दिखाया गया है, जिससे इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि भाई हड़प्पावासी प्रकृति की पूजा भी करते होंगे। उसके बाद आखिरी पॉइंट हम बताएंगे शिवलिंग की पूजा। जैसे कि आप साक्ष्य के रूप में हमें ये छोटे छोटे शिवलिंग मिले हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पावासी शिवलिंग की पूजा भी करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको हड़प्पावासियों की धार्मिक विशेषता में बतानी है। ठीक है, अब देखो लगभग 10 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, तो 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है यार कमेंट में आप बताओ मेरे को, ठीक है ना। कमेंट में आप बताएंगे तो ज़रूर किसी न किसी तरीके से मैं आपको उस क्वेश्चन को और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप वीडियो को एक बार और दोबारा देख सकते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन को और आसानी से आप समझ सके और अच्छे से समझ सके। ठीक है, बाकी यार आगे की वीडियोस आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी आपको बना के दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा यार टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। ठीक है, इस कारण मैं अभी तेज़ी से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे सेटअप पूरा हो जाएगा ना उसके बाद मैं, और मेरे को समय मिलने लग जाएगा, तो मैं तेज़ी से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एक और चीज़ यार, वीडियो को शेयर करना ना भूले यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।